तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग को स्लॉटर आर्ट मिल चुका था और ये खुद परेशान था कि जब मैंने उन्हें मना किया फिर भी उन्होंने मुझे क्यों सेलेक्ट कर लिया। फिलहाल इसे ऑल सीर भी समझाते कि ज़्यादा मत सोचो, इसे प्रैक्टिस करो। पर वांगलिंग को इनकी बातों पर कुछ तो डाउट था ही। अब आगे तो वैसे मैंने आपको ऑल सीर यहाँ पर वांगलिंग को एक रिंग देते हैं जो कि 7 कलर की लाइट से चमक रहा था और ये इससे बताते हैं कि ये तुम्हारा लाइफ सेविंग ट्रेजर है, क्योंकि तुम्हें चाहिए भी था ना, जब तक कि तुम्हारे ऊपर एसेंडेंट में लेड फेस का बंदा अटैक ना करे, या उसे भी तुम 2 बार झेल सकते हो फिलहाल के तुम्हारे पावर लेवल के हिसाब से इस रिंग के थ्रू। लेकिन अगर तुमने सेट के रूल तोड़े तो ये जो अटैक्स है, यानी जो ट्रेजर 2 बार अटैक झेल सकता है, वो कम हो जाएगा। मतलब अगर एक बार रूल तोड़ा तो एक ही मौका तुम्हें मिलेगा, दोबारा रूल तोड़ा तो फिर ये रिंग काम नहीं करेगा। अब वांगलिंग यहाँ पर दिमाग लगाता है और इनसे कहता है कि मास्टर, मैं बाहर में जाकर के ट्रेन करना चाहता हूँ। अब ऑलसीर भी यहाँ से जा रहे थे, इससे बोलते तुम यहाँ से जा तो सकते हो, बट तुम्हें एज अ मैसेंजर बन के जाना पड़ेगा किसी दूसरे प्लेनेट पे, या फिर इसी प्लेनेट पे कोई तुम्हें कल्टीवेशन कंट्री चूज करनी पड़ेगी। और ऑलसीर यहाँ से गायब हो जाते हैं और वांगलिंग को एक टोकन दे देते हैं। लेकिन ये इतना कहते हैं कि 3 महीनों के बाद हमें ईस्टर्न डेमन सी में जाना है, तो उसके पहले तुम्हें वापस आना पड़ेगा। तो वांगलिंग को एक रैंक 5 के कल्टीवेशन कंट्री का मैसेंजर बना दिया जाता है, जिसका नाम था लिन यू। अब जैसे अगर हम प्लेनेट टियानीवान की बात करें तो ये एक रैंक 7 का प्लेनेट है, जिसके अंडर में एक रैंक 7 का कल्टीवेशन कंट्री भी है ऑल सीर की वजह से। अब प्लेनेट टियानीवान के आसपास टोटल 5 प्लेनेट्स थे जो इसके चक्कर लगाते थे और ये रैंक 6 के लेवल पे आते थे। इनका नाम था हेवन, अर्थ, ह्यूमन, लाइफ और फेट। और इसके अलावा भी बहुत सारे प्लैनेट्स थे, पर वो बाकी बहुत छोटे थे। टियानियन प्लैनेट के एकदम ईस्टर्न साइड में एक बहुत बड़ा सा एरिया था, जो कि यहाँ से उस साइड के प्लैनेट की तरफ, यानी अगर आपको यहाँ से दूसरे प्लैनेट पे जाना है तो आपको भेज सकता है। और यहाँ पर एक बंदा था जाउजी करके, जो कि इस एरिया को गार्ड करता था। और फिलहाल इसका पावर लेवल सोल फॉर्मेशन के आई गेस लेट फेज में है, और ये भी हेवनली फेट सेक्ट का ही डिसाइपल था। यहाँ पर ये 700 साल से कल्टीवेट कर रहा था और मस्त जिंदगी जी भी रहा था। इससे भी पता था कि 3 महीने इसके और बचे, उसके बाद इसके जगह पे कोई और आ जाएगा और इसे सेक्ट वापस जाना पड़ेगा। फिर जब ये सोल ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह पहुंचेगा तो उसके बाद फिर से कुछ सेलेस्टियल जेड या जो तरीका होता है, रूल्स होते हैं, उसके हिसाब से ये फिर से बाहर आ सकता है। जाओजी ये सब चीज़ें सोच रहा था, तभी यहाँ पर वांगलिंग पहुँचता है और ये तुरंत ही वांगलिंग को ग्रीट करता है कि मैं ग्रीन डिवीजन का 5th जनरेशन का डिसाइपल 7th एंसेस्टर को ग्रीट करता हूँ, क्योंकि वांगलिंग का पोजीशन इससे बड़ा है। और ये जाउजी ने वांगलिंग के चर्चे वैसे भी सुन लिए थे, जो इसने अभी कुछ समय पहले हेवनली फेट सेक्ट में किया था, कि इस बंदे ने 4 सिस्टर को भी हरा दिया था पर्पल डिवीजन के, और इवन इसने 6th ब्रदर से भी, यानी 6th एंसेस्टर से भी अच्छा खासा फाइट किया था। अब वांगलिंग यहाँ पर आता है और इससे बोलता है कि मुझे अर्थ प्लेनेट पे जाना है, तो वहाँ का फॉर्मेशन खोल दो। झाउसी सेम वैसा ही करता है और वांगलिंग यहाँ से अर्थ प्लेनेट के लिए ट्रांसफर एरे के थ्रू निकल जाता है। और इसी दौरान, मतलब कुछ समय बीतने के बाद, जुआनिवान सेक्ट के आसपास एक ट्रांसफर एरे चमकने लगता है, जो कि ये जो जुआनिवान सेक्ट है ये अर्थ प्लेनेट के ऊपर है। और यहाँ पर जूनियर सेक्ट मास्टर जू यूनसान खड़े थे और एक पंखा हाँक रहे थे, क्योंकि 3 दिन पहले इन्हें पता चल गया था कि हेवनली फेट सेक्ट से एक नए मैसेंजर आने वाले हैं लिंग यू सेक्ट के लिए। और फाइनली यहाँ से ट्रांसफर एरे से एक बंदा बाहर आता है। नॉर्मली जू यूनसान इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता था, पर जब से इसे पता चला था कि जो बंदा आ रहा है वो ऑल सीर का पर्पल डिवीजन का 7th डिसाइपल है, इसलिए यहाँ पर ये आया हुआ था। और वांगलिंग के कपड़े पर भी, जो कि पर्पल कलर का था, उस पर 7 मार्क बने हुए थे। अब जैसे वांगलिंग बाहर आता है, जो इंसान पूछता है इससे, और वांगलिंग कंफर्म भी करता है, हाँ मेरा नाम वांगलिंग है और मैं ऑल सीर का डिसाइपल हूँ। और जू यूनशान अपना परिचय देता है कि मैं जूनियर सेक्ट मास्टर हूँ जुआनिवान सेक्ट का, और मैं आज आपको होस्ट करूँगा, उम्मीद है आप मने नहीं करोगे। वांगलिंग भी मान जाता है, क्योंकि जू यूनशान का जो कल्टीवेशन लेवल था वांगलिंग के बराबर था। और वांगलिंग वहाँ से, यानी हेवनली फेट सेक्ट से इसलिए आया था क्योंकि वहाँ पर कल्टीवेशन के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलता था, वहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा था और वांगलिंग को एकांत में समय चाहिए था। अब जू यूनशान इसे पूरे प्लेनेट के बारे में बता देता है और एक अच्छा जगह वांगलिंग के लिए ये उसका व्यवस्था भी कर देता है। वांगलिंग जानता था इसे स्ट्रांग बनना पड़ेगा कि जिस दिन सुजाकू प्लेनेट से टाउसेन बाहर निकलेगा वो इसे मारने आएगा। और वांगलिंग अब सोचता कि इसे सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट जल्दी सीखना पड़ेगा। और इसका एक और प्रॉब्लम था, हेवन डिफाइंग जो बीड है उसका भी मेटल एलिमेंट पूरा नहीं हुआ था। जुबानिवन सेक्ट में ये 2 दिनों तक रहता है और वांगलिंग को जहाँ पर जाना था, यानी कि लिंगयू सेक्ट या लिंगयू कंट्री भी बोल सकते हो, जो कि एक रैंक 5 का कंट्री है इस अर्थ प्लेनेट पे, वांगलिंग उस तरफ बढ़ जाता है। इधर लिंगयू कंट्री वालों को भी पता था
कि कोई पर्पल डिवीजन का बंदा आ रहा है। अब जो युनशान इसके साथ लिंगयू के बॉर्डर तक आता है, उसके बाद वांगलिंग से विदा ले लेता है कि फ्यूचर में जरूर हम बैठ के पियेंगे। अब वांगलिंग यहाँ से आगे बढ़ता है और इसे रास्ते में 100 कल्टीवेटर्स मिलते हैं और इनमें से 10 टॉप लेवल पे थे। ज़्यादातर इनमें सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट फेज में थे और इनमें एक ऐसा बंदा था जो कि वांगलिंग की भी नज़रों में आता है। इस बंदे का पावर लेवल हाफ स्टेप एसेंडेंट लेवल तक पहुंच चुका था और वांगलिंग सीधा के इनसे बात करता है कि देखो, वैसे तो मैं मैसेंजर हूँ, पर मैं आप लोगों के बीच में नहीं पड़ने वाला। मैं फिलहाल क्लोज डोर कल्टीवेशन में जा रहा हूँ, तो 5000 किलोमीटर के रेंज में कोई आएगा भी नहीं। बाकी लोग चौंक जाते क्योंकि जब भी यहाँ पर कोई नया मैसेंजर आता था तो उनका एक ही रिक्वायरमेंट रहता था, सेलेस्टियल जेड वगैरह। लेकिन वांगलिंग ने ऐसा कुछ डिमांड भी नहीं किया था। वांगलिंग फिलहाल एक जगह ढूंढता है और कल्टीवेशन में लग जाता है और 500 किलोमीटर के 5000 किलोमीटर के एरिया को ये अपने पावरफुल फोर्स से ढक देता है और फिलहाल ये सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट को सीखने में लग जाता है। समय बीतता है और पलक झपकते 1 महीना निकल चुका था और लोगों की नज़र में, मतलब जो कल्टीवेटर्स थे, कि यार ये मैसेंजर ये बहुत मिस्टीरियस लगते, इन्होंने कुछ डिमांड भी नहीं किया। इधर 1 महीना बीत चुका था और वांगलिंग को एक चीज़ समझ में आता है कि स्लॉटर आर्ट को मास्टर करना इतना आसान नहीं है और इसे ये धीरे धीरे ही सीख पाएगा। समय बीतता है और 15 दिन और निकल जाते हैं और इस समय तक तो लिंगयू सेक्ट के जो लोग थे, कंट्री के जो लोग थे, वो और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि वांगलिंग ये बंदा ये है कौन। क्योंकि एक दिन इन्हें वो जो टावर था जहाँ पर वांगलिंग रहता था, वहाँ पर एक ब्लैक फॉग देखने को मिलता है। तो बहुत सारे लोग उड़ के जाते हैं लेकिन कोई वहाँ तक एंटर नहीं कर पा रहा था। अब फाइनली ये जो हाफ स्टेप एसेंडेंट लेवल में थे वो एंटर करते हैं और 3 दिनों बाद वापस लौटते हैं। इस दौरान इनका चेहरा काफ़ी अगली था, ये काफ़ी हैरान थे और फाइनली सबको बोलते कि कोई भी 5000 किलोमीटर के दायरे में सच में नहीं जाएगा। इधर वांगलिंग को समझ में आ चुका था कि जब तक मैं लोगों को मारूंगा नहीं तब तक ये सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट को मास्टर कर नहीं पाऊंगा। क्योंकि जब आप उन्हें मारोगे तो हर एक इंसान, हर एक जानवर का एक लाइफ फोर्स होता है, उसकी मदद से मैं अपने आसपास एक बैरियर बना सकता हूँ। तो उस बैरियर में कोई एंटर ही नहीं कर पाएगा, मतलब वांगलिंग के आसपास आ भी नहीं पाएगा। और इस दौरान जब वांगलिंग वॉर गॉड कैरियर को स्टडी कर रहा था तो इसे एक बैकलैश झेलना पड़ता है क्योंकि इसने उसका फर्स्ट सील को अनलॉक किया था ताकि ये जो उसके अंदर बीस्ट है उसे ये कंट्रोल कर पाए। और उसी दौरान ये जो ओल्ड मैन थे लिंगयू सेक्ट वाले, यानी हाफ स्टेप एसेंडेंट लेवल पे आए थे और उन्होंने इन चीज़ों को देखा था, तब उन्हें समझ में आया था। इधर वांगलिंग सोचता है कि अब इसे बाहर निकलना पड़ेगा और स्लॉटर आर्ट को मास्टर करने के लिए कुछ लोगों को मारना ही पड़ेगा, बिना उसके कुछ होगा नहीं। इधर वांगलिंग बाहर निकलता है और इसने जो 5000 किलोमीटर के दायरे में ब्लैक फॉग फैलाया था उन्हें ये फिर से रिकलेक्ट करके रख लेता है। यानी कि बेसिकली इसका रेस्ट्रिक्शन फ्लैग था और आसपास इसने जो प्राइमरी सोल्स भी छोड़े थे वो भी ये वापस बुला लेता है। और वांगलिंग सोचता है कि जो इसका सोल फ्लैग है इसको भी अब एडवांस करना पड़ेगा, तब जाकर के इसका प्लेनेट टियान्यून पर जो सर्वाइवल है वो बढ़ सकता है। अब यहाँ पर इस दौरान वो जो ओल्ड मैन थे उनका नाम बेसिकली टियानटाई है, उन्हें दिखाया जाता है। ये 5 स्पिरिट माउंटेन के शायद लीडर थे और अचानक से अपनी आंखें खोलते हैं क्योंकि इनके सामने वांगलिंग अचानक से प्रकट होता है और ये भी वांगलिंग को ग्रीट करते हैं। वांगलिंग भी कहता है कि सॉरी मैंने आपको परेशान किया। इधर टियानटाई भी बोलते हैं कि मेरी भी गलती है, जब आप उस समय कल्टीवेट कर रहे थे तो मैं आ गया था, मैं माफ़ी चाहूँगा। वांगलिंग भी बोलता है अरे चलता है। अब क्योंकि ये बंदा एसेंडेंट के काफ़ी करीब था तो नॉर्मली ये सुबह कल्टीवेट करता था और शाम में एकदम बेजान सा पड़ा रहता था। अब वांगलिंग इनसे पूछता है क्या इस प्लेनेट पे डेमोनिक बीस्ट कहीं गैदर होते हैं, मतलब बहुत सारे झुंड में रहते हैं। ओल्ड मैन यहाँ पर इन्हें एक जेड पकड़ाते हैं। वांगलिंग इसे अपने डिवाइन सेंस से स्कैन करता है और फिर यहाँ से निकल जाता है। ओल्ड मैन टियानटाई भी कहते हैं यार ये बंदा, इसके अंदर किलिंग इंटेंट अलग लेवल पे है, शायद इस बार ये मारेगा। उम्मीद है रास्ते में से कोई परेशान न करे, नहीं तो वो भी मारा जाएगा। देख रहे हो अभी वांगलिंग कहाँ घूम रहा है, प्लेनेट अर्थ पे, यानी कि जहाँ आप लोग रहते हो। मैं तो मार्स पे हूँ फिलहाल। अब प्लेनेट अर्थ के वांगलिंग नॉर्दर्न एरिया में जाता है। इस जेड के हिसाब से वहाँ पर एक लोकेशन था जहाँ पर बहुत सारे बीस्ट रहते हैं, इवन ऐसे बीस्ट जो कि एसेंडेंट लेवल के बराबर पावरफुल होते हैं। और उस एरिया को फॉरबिडन एरिया माना जाता है, मतलब जहाँ पर लोग कम ही जाते हैं। अब वांगलिंग जब इस एरिया में पहुँचता है तो अच्छी खासी बिजली कड़क रही थी और वांगलिंग को भी इसे अवॉइड करने में दिक्कत आता है। इस लोकेशन को कहा जाता है अर्थ नॉर्थर्न डेमोनिक लैंड्स। मेरे घर के बाजू में है वैसे ये। अब यहाँ पर वांगलिंग बहुत सारे माउंटेन्स, नदियाँ, दरिया वगैरह को देखता है और वांगलिंग फिर से सोचता है कि सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट को बिना स्लॉटर किए हुए, यानी बिना मारे हुए समझा नहीं जा सकता और आज से मैं उसका कल्टीवेशन शुरू करूँगा। पर तब इसी दौरान बहुत सारी स्वॉर्ड एनर्जीज दूर में चमकने लगती है और यहाँ पर कुछ लोगों की आवाज़ आती है कि सीनियर ब्रदर हम यहाँ पे आ चुके हैं। वांगलिंग दूर से इन लोगों को देखता है और अचानक से फिर गायब हो जाता है। अब यहाँ पर टोटल 5 लोग आए थे, इनमें 3 लड़के थे
और दो महिलाएं थी। दिखने में सभी अच्छे थे और सभी का ऑरा काफी पावरफुल था। खास करके एक मिडिल एज्ड मैन जिनके पीछे में तलवार था। कपड़े इन्होंने हरे रंग के पहने थे और बाल अच्छे से बांधे थे। और इसी को वो लड़की कहती है सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर। और ये बताते कि यार ये फॉरबिडन प्लेस नहीं है, एक बार तो मेरे अंकल मास्टर जा चुके हैं और वो आते ही होंगे, फिर हम लोग भी अंदर जा सकते हैं। अब एक और बंदा था, वो भी कहता है हाँ वैसे भी ब्रदर गु हो, आप तो डाल लुओस वर्ड सेक्ट के हो, जो कि टियान प्लेनेट पे है, जो टॉप 2 सेक्ट्स हैं उनमें से एक है। पहला तो हेवनली फेट सेक्ट है और दूसरा डालुओ स्वॉर्ड सेक्ट है। बाकी जो महिला और पुरुष थे वो शांत रहते हैं। खास करके ये महिला जब बाकी तीनों की तरफ देखती है तो उसे काफी घृणा आती है, खास करके उस बंदे गुओ की तरफ देखकर। और ये दिखने में ज्यादा सुंदर थी। इसने सफेद कपड़े पहने थे, कॉटन का ड्रेस था और कमर तो क्या ही बताओ, और हेयर पिन भी गुलाब के फूल के समान था। बदन एकदम बर्फ के समान गोरा और इसने मेकअप नहीं किया था, मतलब थोड़ी मेरे टाइप की थी। अगर ये थोड़ा नफरत कम दिखाती तो और ज्यादा सुंदर दिखती। अभी जो बंदा था गुओ करके, वो स्माइल करता है और इस लेडी को कहता है कि लेडी कियानकिन आप रिलैक्स करो, आपको एक ब्रिलियंट गोल्डन फ्रूट मिल जाएगा। अभी जो लड़की थी कियानकिन भी बोलती है कि तुम्हारा डालुओस वर्ड सेक्ट इतना फेमस है, फिर भी तुम लोग ऐसी हरकत कर सकते हो, मैंने नहीं सोचा था। अब ये बंदा गुओ भी कहता है कि ये जो फ्रूट है इसे हम गोल्डन फ्रूट ही कहेंगे, ये मेरे अंकल मास्टर के लिए बहुत सही है और उन्होंने बोला था। इधर वांगलिंग को दिखाया जाता है कि अच्छा तो डालुओस वर्ड सेक्ट, मजा आएगा। अब जो पहले से देख रहे हैं उन्हें पता है कि डालुओस वर्ड सेक्ट से वांगलिंग की पुरानी दुश्मनी है। सेलेस्टियल रियल में ये उनसे मिला था और सीनियर जाओई का लोकेशन भी इसे मिल सकता है, क्योंकि जाओई ही उस दौरान डालुओस वर्ल्ड सेक्ट के ही मास्टर लिंग टियानो के पीछे गए थे। यहाँ पे समय बीतता है, 3 घंटे बीत चुके थे और 3 लोग और प्रकट होते हैं और तीनों के बाल एकदम सफेद थे और स्वॉर्ड ऑरा काफी पावरफुल फील किया जा सकता था। सभी के पास पावरफुल ट्रेजर्स थे। अब इन तीनों में से जो एक बंदा था वो सोल फॉर्मेशन के लेट फेज में था और बाकी दोनों सोल ट्रांसफॉर्मेशन के अर्ली फेज में थे। अब इन्हें देख करके वो जो बंदा गुआ करके था, गुओ जिंगी, वो तुरंत ही कहता है कि अंकल मास्टर मैं आपको ग्रीट करता हूँ, मैं 6th जनरेशन का डिसाइपल। और वो जो सोल फॉर्मेशन का बंदा था ये उसे ग्रीट करता है। अब सोल फॉर्मेशन वाला बंदा गुओ जिंगी से कहता है कि आओ ये दोनों लोग भी स्वॉर्ड पवेलियन के एल्डर्स हैं, इन्हें भी ग्रीट करो। गुओ जिंगी इन दोनों को भी ग्रीट करता है और इनमें से एक पूछता है ये जो 2 सोल ट्रांसफॉर्मेशन पे थे, अच्छा तो तुम्हें वो गोल्डन फ्रूट तुमने ही ढूंढा था। गुओ जिंगी इस दौरान उस लड़की कियानकिन की तरफ इशारा करता है और बताता है कि इस लड़की के सेक्ट वालों ने उस फ्रूट को ढूंढा था, लेकिन वहां पर बहुत सारे डेमोनिक बीस्ट हैं, तो उसने मुझे बताया तो मैंने आपको बता दिया। अब उनमें से जो एक बंदा था यानी सोल ट्रांसफॉर्मेशन वाला इस लड़की कियानकिन से पूछता है कि वहां पर कितने सारे फ्रूट्स थे। लड़की ध्यान सोचती है पहले कि ना बताऊं, फिर भी ये जानती थी तो बोलती कि 100 के आसपास। कियानकिन अभी कुछ नहीं बोलती, पर इसके बगल वाला जो बंदा था जो कि इसके ही सेक्ट का था वो इन्हें बोलने लगता है कि हमने इतना मेहनत किया और तुम डालुओस वर्ड सेक्ट वाले। और कियानकिन इसे चुप करवा देती है और इधर गुओ जिंगी भी अपने इन एल्डर्स को समझाता है कि अरे ये मेरे अच्छे दोस्त हैं, थोड़े बहक जाते हैं। और ओल्डमैन फाइनली बोलते हैं इनमें से कि हाँ अगर हमें वो फ्रूट्स मिल गए तो एक तो हम इन्हें दे ही देंगे। फिलहाल कियानकिन आगे बढ़ती है और उसके पीछे पीछे ये लोग जाते हैं और ये सोच रही थी क्यों मैंने इस गुओ जिंगिन पर ट्रस्ट किया। इधर वांगलिंग को दिखाया जाता है जिसके दोनों हाथ इसके कमर पे पीछे खड़े थे, यानी इसने मोड़ के रखे थे। और वहीं सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट को समझ रहा था, पर अचानक से मानो घोस्टली फिगर वांगलिंग पर अटैक कर देता है और ये काफी फास्ट था। वांगलिंग भी अपने राइट हैंड फिंगर को इस बंदे की तरफ फोकस करता है। बेसिकली ये बीस्ट था जैसा कि वांगलिंग तुरंत ही मार देता है और एक ग्रे गैस मानो वांगलिंग के आसपास बनने लगती है, बट ये काफी हल्की थी और वांगलिंग आगे उड़ते जाता है। फिर समय बीतता है और इस दौरान इसकी नजरें डालुओस वर्ड सेक्ट के लोगों पर भी बनी हुई थी। वांगलिंग को ज्यादा आगे जाना भी नहीं पड़ता था, ये अपने डिवाइन सेंस से उन्हें ऑब्जर्व कर रहा था। और अगर वांगलिंग वो गोल्डन फ्रूट नहीं देखना चाहता तो ये कब का सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट को प्रैक्टिस करने के लिए इस जंगल के एकदम बीच में जा चुका होता और बहुत सारे बीस्ट को मार चुका होता था। इधर वांगलिंग को बीच में एक बुल मिलता है और इसे ये मारता है। इसका लाइफ फोर्स तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन इस दौरान मॉस्क्विटो बीस्ट इस बुल के ऑरा को एब्जॉर्ब करता है और काफी खुश था, यानी उसके खून वगैरह को। और ये काफी खुश था, मतलब वांगलिंग के आसपास गोल गोल घूमने लगता है इस बुल के खून वगैरह और जो भी बोन मैरो को एब्जॉर्ब किया होगा। इस दौरान मॉस्क्विटो बीस्ट दहाड़ भी मारता है, मानो ये कुछ फील करता है और वांगलिंग भी इस दौरान फील करता है। दोनों रुक जाते हैं और साउथ के डायरेक्शन में देख करके ये स्माइल करता है कि अच्छा तो लगता है उन्हें वो गोल्डन फ्रूट मिल चुका है। और मॉस्क्विटो क्योंकि रात का समय था तो लाइक अ घोस्ट किसी को पता भी न चले इतना फास्ट मूव करता है, लेकिन आंखों में एक खून सवार था इसके। और वांगलिंग को फील होता है कि मानो ये जो मॉस्क्विटो बीस्ट है अब ये ब्रेक थ्रू करने वाला है, लेकिन इसे इसेंस चाहिए, बीस्ट का कोर चाहिए। इसके आसपास एक वाइट लाइन सी जम रही थी
जो कि मानो घोंसली फ्लेम्स के समान हो। इधर इधर डालू स्वॉर्ड सेट और उनको दिखाया जाता है, यानी वो जो लड़की थी, वो लोग काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। रास्ते में अगर कोई बीस्ट मिला भी तो तीनों एल्डर्स मिल के डिसॉल्व कर देते हैं और गुओ जिंगिन इस लड़की कियानकिन से बात करने की कोशिश करता है ताकि इनके जो रिलेशन है वो फिर से बेहतर हो पाए। और इवन ये जो डालू स्वॉर्ड सेट के लोग थे, ये जितना अंदर जाते जाते इन्हें भी एक फियर सा तो फील होता ही है और इन्हें भी लगता है यार ये जगह काफ़ी स्ट्रेंज है, जैसे हमें वो फ्रूट मिलता है हम यहाँ से निकल जाएंगे। अब इनमें से जो एक बंदे का नाम था शीफांग था, यानी जो सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पे थे, और ये बात करते हैं कि जो गोल्डन फ्रूट है वो खाने के लिए नहीं है, उससे ट्रेजर को रिफाइन किया जाता है। किसी भी मेटल एलिमेंट का अगर आपके पास ट्रेजर हो, यानी अगर आप तलवार को रिफाइन कर रहे हो तो उसके पावर को कई गुना बढ़ा सकते हो। और इन्हीं के सेट के जो स्वॉर्ड सेक्ट मास्टर है लिंग टियान हो, उन्होंने इसी टेक्निक को यूज करके अपने चारों पावरफुल स्वर्ड्स को रिफाइन किया था। इधर वांगलिंग भी मॉस्किटो बीच के ऊपर बैठ करके इन्हें फॉलो करते रहता है। कियानकिन को दिखाया जाता है जो कि आगे थी और बताती है कि यहीं पर कुछ दूरी पर 2 महीने पहले मैंने वो ब्रिलियंट गोल्डन फ्रूट्स को देखा था, और ये अपने उंगली से इशारा कर रही थी। अब कियानकिन बताने के बाद कुछ कदम पीछे हट जाती है और शांत हो जाती है। अभी जो डालुआ स्वॉर्ड सेक्ट के 2 एल्डर्स थे, उनमें से जो लंबे वाले थे वो आगे जाते, कुछ हैंड सील्स बनाते और आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। और आगे में जो कि बेसिकली झाड़ों से ब्लॉक था रास्ता, वो अपने आप हट जाते हैं और इन्हें रास्ता दिखने लगता है। और पूरा एरिया मानो फूलों से भरा हो, गोल्डन कलर्स के। और दोनों एल्डर्स की आंखों में चमक था कि यार सच में ये तो गोल्डन फ्रूट्स हैं। लेकिन इन गोल्डन फ्रूट से पहले कुछ वाइल्ड ग्रास थे, उन पे भी इनकी नजर जाती है और वहाँ से एक सड़े से जैसी स्मेल आ रहा था। उसे देखते ही शीफांग पहचान जाते हैं कि यार ये तो 9 मल्टीट्यूड बग है, यानी एक कीड़ा था। और बेसिकली वही यहाँ का एक तरह से गार्जियन भी था। और इन बगों से यानी इन कीड़ों से डील करने के लिए आपके पास एक चारा होना चाहिए। और इन एल्डर्स की नज़र उस लड़की कियानकिन और उसके साथी पर जाती है, पर इस समय कोई नोटिस नहीं करता है। 1000 फीट के ऊपर में कोई तो था जो इन्हें देख रहा था, और ये था वांगलिंग जो कि एंशिएंट गॉड टूसीज की मेमोरी में देखता है कि यार ये चीज़, इसे गोल्डन स्पिरिट रूट कहा जाता है। ये लोग बस इसके फल को यूज़ करते हैं, पर जड़ों का इस्तेमाल और भी खतरनाक है, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स है, ये जो जड़ है, वो 5 नेचुरल एलिमेंट से मिलके बनते हैं। और इसका सबसे सही तरीका इस्तेमाल करने का है कि इनके जड़ों को डिवोर कर जाओ, इससे आपकी बॉडी बहुत स्ट्रांग बनती है। जैसे कि अगर कोई चाइल्ड एंशिएंट गॉड हो तो उसके लिए तो पूछो ही मत। अब वांगलिंग मॉस्किटो बीस्ट की तरफ देखता है, जिसके आसपास एक दूधिया रोशनी सी हो रही थी, और इसकी भी नजरें इन ब्रिलियंट गोल्डन फ्रूट्स पर पूरी तरह से पड़ी हुई थी, मानो इसे भी ये चाहिए था। वांगलिंग अब इस मॉस्किटो बीस्ट को सहलाता है और वांगलिंग के इशारों को समझ जाता है और काफी खुश भी था ये। वांगलिंग भी सोचता है लगता है इन फ्रूट्स से इस मॉस्किटो को भी कुछ फायदा हो सकता है। अब इधर वो जो कियानकिन के बगल में उसका साथी था, अचानक से उसकी बॉडी को मानो एक हवा का झोंका खींचता है, और जहाँ पर वो फूल वगैरह थे, जहाँ पर वो बग थे, उसकी तरफ फेंक दिया जाता है। कियानकिन चिल्लाती है और करे तो करे क्या, और ये एल्डर से कहती है कि इनका मतलब क्या है सीनियर, ये आप लोग क्या कर रहे हो। अब इधर वो जो बंदा था उसके आसपास लाल कलर के कुछ कीड़े दिखने लगते हैं, और इतने फास्ट थे कि उस बंदे को समय भी नहीं मिलता है, और इस बंदे को ये जमीन के नीचे धंसाने लगते हैं। बंदा चीख रहा था, चिल्ला रहा था, और अब मदद कौन करेगा उसकी। कियानकिन तो एकदम डर के मारे कांप जाती है। अभी इवन वो जो गो जिंगिन था उसका भी चेहरा एकदम उतर जाता है। और डालुओ स्वॉर्ड सेक्ट का ये जो एल्डर था शीफांग, वो कहता है कि बाकी वक्त तो आप इस लड़के की लाश पे लिपट चुके हैं, तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। और ये अपने दूसरे भाई से कहते हैं कि ब्रदरशी आप रेस्ट्रिक्शंस लगाओ, बाकी चीज़ें मैं देखता हूँ। और फिलहाल दूसरे एल्डर अपना सीलिंग पावर यूज़ करते हैं और एक लाल सा जाला बिछने लगता है ताकि इन फलों को लपेट पाएं। तीसरे बंदे जो इस वैली में एंटर करते हैं वो गो जिंगी के अंकल मास्टर थे, यानी जो सोल फॉर्मेशन के लेट फेज में। वहीं वो जो लड़की कियानकिन थी, अब उसका गुस्सा जा चुका था, वो एकदम शांत खड़ी थी। सोल फॉर्मेशन वाले जो अंकल थे उनका नाम था लुओ सोंगी, तो इन्हें बाकी जो 2 ओल्ड मैन थे, शी फांग और दूसरे जो भी होंगे, आदेश देते कि जाओ फलों को इकट्ठा कर लो। पर तभी अचानक से एक हवा का झोंका मानो इस वैली में एंटर करता है। वैली उस एरिया को कहते हैं जो पहाड़ों के बीच में घिरा होता है और जहाँ पर ये फल थे। पर जैसे हवा का झोंका इन दोनों एल्डर्स को टच करता है, ये भी हैरान हो जाते हैं। और इवन वो जो ओल्ड मैन लू थे जो कि फलों को इकट्ठा करने जा रहे थे, वो भी रुक जाते हैं। इधर वो जो लड़की कियानकिन थी अपने सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर की तरफ देखती है जो कि अब मर भी चुके थे। इधर शीफांग कहता है कि फेलो कल्टिवेटर आप जो भी हो, छिपने की जरूरत नहीं है, मैं डालुआ स्वॉर्ड सेक्ट का एल्डर हूँ शीफांग, तो मैं चाहूंगा कि आप बाहर आओ और बोलो जो भी है। अब हवा का झोंका और ज्यादा बढ़ जाता है, मानो एक पावरफुल बीस्ट आ रहा हो। एक साउंड भी यहाँ पर प्रोड्यूस होने लगता है और ग्रे गैस पूरे वैली में इकट्ठा होने लगती है। ये ग्रे गैस इतना पावरफुल था
कि उस बंदे को, यानी जो वांगलिंग था अपना, उसे लोग देख भी नहीं पा रहे थे। और इस ग्रे गैस को देखकर शीफांग का भी चेहरा अगली हो जाता है कि सर आप कौन है। और इधर ही अपना जो ट्रेजर था उसे निकालने लगता है। इसके पास एक ब्रॉन्ज मिरर था और दोनों ही एल्डर्स अब इस बंदे पर अटैक करने लगते हैं। वही लू सोंगी ये फ्रूट्स की तरह पड़ता है। अब ये दोनों बंदे अपनी स्वॉर्ड ऑरा से अटैक तो करते पर उस ग्रे गैस को ये डिसॉल्व ही नहीं कर पा रहे थे। और अंदर से भी आवाज आती कि तुम जैसे जुगनू मेरे जैसे चंद्रमा से फाइट करोगे। तो दोनों के स्वॉर्ड ऑरा को वांगलिंग ब्लॉक कर चुका था। स्टोरी यही समाप्त करते हैं।